अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एपिसोड में हमने साइंस के मेथड को सिर्फ एक टेक्स्ट बुक सीक्वेंस के तौर पर नहीं बल्कि एक लिविंग प्रोसेस के तौर पर समझने की कोशिश की थी। हमने ये बात वाज़ेह की थी कि साइंस का मेथड कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं जो एक दफ़ा अप्लाई हो जाए और ट्रूथ हमेशा के लिए लॉक हो जाए, बल्कि साइंस का मेथड एक डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो रियलिटी को एविडेंस, रीजनिंग और कंटिन्यूअस रिवीजन के जरिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करता है। आज के एपिसोड में हम इसी मेथड को एक लेवल आगे ले जाते हैं और ये समझते हैं कि साइंस का मेथड हकीकत में स्टार्ट कहां से होता है। अक्सर हमें यह सिखाया जाता है कि साइंस हमेशा ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन से शुरू होती है। ये सीक्वेंस गलत नहीं लेकिन मुकम्मल भी नहीं, क्योंकि हकीकत यह है कि साइंस किसी एक दरवाजे से दाखिल नहीं होती। कभी साइंस का मेथड एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से एक्टिवेट होता है, कोई फिनोमेना जो बार बार रिपीट हो रहा हो लेकिन एक्सप्लेन ना हो पा रहा हो। यह ऑब्जर्वेशन खुद आंसर नहीं देता बल्कि एक क्वेश्चन पैदा करता है, और जैसे ही क्वेश्चन जन्म लेता है साइंस का मेथड मूवमेंट में आ जाता है। यहां समझने वाली बात यह है कि ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं बल्कि मेथड का ट्रिगर होता है। लेकिन साइंस हमेशा प्लान्ड ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट नहीं होती। कभी एक्सपेरिमेंट किसी और मकसद के लिए डिजाइन किया जाता है और रिजल्ट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड निकल आता है। आम जहन कहता है एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, मगर साइंटिफिक थिंकिंग कहती है समथिंग न्यू जस्ट अपीयर्ड। यहां साइंस का मेथड कोलैप्स नहीं करता बल्कि रीरूट हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मेथड के अंदर नया क्वेश्चन इंजेक्ट करता है और रिसर्च नई डायरेक्शन में इंटीग्रेट हो जाती है। यही वजह है कि एक्सीडेंट साइंस का दुश्मन नहीं बल्कि प्रोग्रेस का कैटलिस्ट होता है। अब जैसे ही हम अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी को समझ लेते हैं, साइंस अगली स्टेज में दाखिल होती है, डेटा ड्रिवन एंट्री। मॉडर्न साइंस में अक्सर ऐसा होता है कि ना इब्तिदा में ऑब्जर्वेशन होता है और ना ही हाइपोथेसिस, बल्कि पहले डेटा मौजूद होता है, मेजरमेंट्स, रिकॉर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स, सिमुलेशंस, और फिर साइंटिस्ट पूछता है व्हाट पैटर्न इज इमर्जिंग हियर। यहां साइंस का मेथड आइडिया से नहीं बल्कि एनालिसिस से स्टार्ट होता है। हाइपोथेसिस बाद में बनती है, एक्सपेरिमेंट बाद में डिजाइन होता है, लेकिन मेथड शुरू से ही एक्टिव होता है। लेकिन साइंस सिर्फ डेटा या क्यूरियोसिटी से ही स्टार्ट नहीं होती। कभी साइंस का मेथड किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से एक्टिवेट होता है, डिजीज कंट्रोल, सिस्टम फेलियर, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस। यहां साइंस ये नहीं पूछती ये क्या है, बल्कि पूछती है हाउ डज दिस सिस्टम वर्क एंड हाउ कैन इट बी फिक्स्ड। यहां एनालिसिस, टेस्टिंग, करेक्शन और ऑप्टिमाइजेशन मेथड का हिस्सा बन जाते हैं। यह भी प्योर साइंटिफिक मेथड है, कोई शॉर्टकट नहीं। और अब हम साइंस के मेथड के सबसे मिसअंडरस्टूड एंट्री पॉइंट तक पहुंचते हैं, थियरी बेस्ड एंट्री। आम बोलचाल में थियरी का मतलब अंदाजा समझ लिया जाता है, लेकिन साइंस में थियरी एक वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क होती है। ऐसी थियरी जो एग्जिस्टिंग एविडेंस को भी एक्सप्लेन करती है और फ्यूचर के लिए क्लियर वन प्रेडिक्शंस भी देती है। जब थियरी स्ट्रांग हो जाती है, साइंस उससे सवाल करती है, इफ दिस मॉडल इज करेक्ट, व्हाट शुड हैपन अंडर दीज कंडीशंस। यहां ऑब्जर्वेशन ब्लाइंड नहीं होता बल्कि थियरी गाइडेड होता है, और अगर रिजल्ट थियरी के मुताबिक ना आए, साइंस रियलिटी को रिजेक्ट नहीं करती, साइंस थियरी दो को रिवाइज करती है। यही वो मकाम है जहां साइंस ज्यादा मैच्योर और ज्यादा प्रिसाइज हो जाती है। जब हम इस पूरे फ्लो को एक साथ देखते हैं तो एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, साइंस का मेथड ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट से, ना सिर्फ डेटा से, ना सिर्फ प्रॉब्लम से और ना ही सिर्फ थियरी से स्टार्ट होता है, बल्कि साइंस का मेथड एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो रियलिटी के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन हर जगह तीन चीजें कांस्टेंट रहती हैं, एविडेंस, रीजनिंग और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। साइंस फाइनल ट्रूथ का दावा नहीं करती बल्कि कहती है दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन करंट एविडेंस, और यही साइंस की असल ताकत है। यहां तक हमने सिर्फ ये देखा है कि साइंस का मेथड कहां कहां से एंटर करता है और कैसे ग्रेजुअली ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनता चला जाता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि साइंस में इल्म एक सीढ़ी की तरह होता है, हाइपोथेसिस, फिर थियरी और आखिर में लॉ। लेकिन यह तसव्वुर साइंस में गलत है। साइंस में हाइपोथेसिस थ्योरी बनने के लिए नहीं होती, थ्योरी लॉ बनने के लिए नहीं होती,
और लॉ थ्योरी का अगला दर्जा नहीं होता। ये तीनों एक ही चीज के मुख्तलिफ काम करते हैं। हाइपोथेसिस क्वेश्चन पूछती है। हाइपोथेसिस साइंस का सवाल है, अगर ऐसा है तो क्या ये होगा? ये टेस्ट की जा सकती है, रिजेक्ट हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है, लेकिन हाइपोथेसिस कभी भी ऑटोमेटिकली थ्योरी नहीं बनती। थ्योरी वजह समझाती है। थ्योरी साइंस में यह बताती है ये क्यों और कैसे हो रहा है। थ्योरी मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन करती है, मॉडल्स बनाती है, एविडेंस को जोड़ती है। थ्योरी लॉ बनने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि इसका काम एक्सप्लेनेशन देना है, डिस्क्रिप्शन नहीं। लॉ पैटर्न बताता है। लॉ ये नहीं बताता क्यों हो रहा है। लॉ सिर्फ ये कहता है ये हमेशा ऐसे ही होता है। लॉ फॉर्मूला देता है, प्रिडिक्शन मुमकिन बनाता है, कंसिस्टेंसी दिखाता है। लॉ थियरी से ऊपर नहीं और थियरी लॉ से नीचे नहीं। सेम फिनोमिनन, 3 रोल्स। एक ही फिनोमिनन को देखें। हाइपोथेसिस पूछती है क्या ये होगा? लॉ बताता है ये हमेशा ऐसे ही होता है। थियरी समझाती है ये क्यों होता है। ये सीक्वेंस नहीं, कोएग्जिस्टेंस है। साइंस में इल्म आगे बढ़ता है, लेकिन हाइपोथेसिस, थियरी लॉ की सीढ़ी पर नहीं, बल्कि सवाल, वजाहत और कानून के तवाजुन से। और जब तक ये फर्क वाजे ना हो, साइंस सही तरह समझ में नहीं आती। हाइपोथेसिस, थियरी और लॉ स्टेजेस नहीं हैं, ये साइंस के मुख्तलिफ रोल्स हैं। ये थी साइंस की 3 बुनियादी इस्तिलाहात की असल हकीकत। आइए अब साइंस की चंद और अहम इस्तिलाहात के मफहूम को उसी गहराई और वजाहत के साथ समझने की कोशिश करें। जब साइंस किसी पेचीदा निजाम को समझना चाहती है तो वो हकीकत को बराह रास्त पूरे बोझ के साथ नहीं उठाती। साइंस सबसे पहले एक मॉडल बनाती है। मॉडल हकीकत की नकल नहीं होता, बल्कि हकीकत की एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी हकीकत को उस अंदाज में पेश करना कि इंसानी जहन उसे आसानी से समझ सके। जैसे निज़ाम शमसी का खाका या एटम की साख्त, ये सब मॉडल्स हैं। ये मॉडल्स हमें ये नहीं बताते कि हकीकत बिल्कुल ऐसी ही दिखती है, बल्कि ये समझाते हैं कि निज़ाम कैसे काम करता है। इसीलिए मॉडल को हकीकत समझ लेना साइंसी गलती है। मॉडल साइंस का टूल है, फाइनल ट्रूथ नहीं। और जब मॉडल के जरिए हम निज़ाम को समझ लेते हैं तो अगला सवाल खुद ब खुद पैदा होता है, इस निज़ाम के अंदर कौन सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। यहां से साइंस अगली इस्तिलाह की तरफ बढ़ती है, वेरिएबल। साइंस में जो चीज बदल सकती है उसे वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल का मतलब है ऐसी चीज जो एक हालत पर कायम ना रहे। एक्सपेरिमेंट के दौरान हर चीज एक जैसी नहीं रखी जाती, बल्कि कुछ चीजों को जानबूझकर बदला जाता है ताकि असर को समझा जा सके। जो चीज साइंसदान खुद बदलता है उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो चीज इस तब्दीली के नतीजे में रद्द अमल जाहिर करती है उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वजह बनती है, डिपेंडेंट वेरिएबल नतीजा दिखाती है। यही वो मुकाम है जहां साइंस महज मुशाहिदा नहीं बल्कि कॉज एंड इफेक्ट की जुबान बोलने लगती है। लेकिन अगर हर चीज बदल दी जाए तो नतीजा किससे मवाजना किया जाए? इसी सवाल का जवाब अगली इस्तिलाह देती है, कंट्रोल। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का वो हिस्सा होता है जहां कोई तब्दीली नहीं की जाती। कंट्रोल असल में एक रेफरेंस पॉइंट होता है, यानी एक ऐसी हालत जिसके साथ बदली हुई हालत का मवाजना किया जा सके। कंट्रोल के बगैर साइंस ये नहीं जान सकती कि जो तब्दीली नजर आ रही है वो वाकई वेरिएबल की वजह से है या किसी और सबब से। इसीलिए कंट्रोल साइंस का एहवेंटी की अलामत है। ये साइंस को अंदाजे से बचाकर सबूत की तरफ ले जाता है, और जब कंपैरिजन मुमकिन हो जाता है तो साइंस अगले मरहले में दाखिल होती है, एविडेंस। साइंस में हर दावे की बुनियाद एविडेंस पर होती है। एविडेंस सिर्फ डेटा नहीं होता और सिर्फ ऑब्जर्वेशन भी नहीं। एविडेंस असल में डेटा प्लस एनालिसिस का मजमुआ होता है, यानी आदादो-शुमार और उनकी माकूल तशरीह। यही वजह है कि ओपिनियन एविडेंस नहीं होता, क्योंकि ओपिनियन टेस्ट नहीं हो सकता, जबकि एविडेंस चेक किया जा सकता है। साइंस बात मानने को नहीं कहती, साइंस दिखाने को कहती है। लेकिन अगर कोई साइंसदान खुद गलती कर जाए तो? यहां साइंस अगले हिफाजती निजाम को इस्तेमाल करती है, पीयर रिव्यू। साइंस अपने आप पर अंधा एतमाद नहीं करती, इसीलिए वो पीयर रिव्यू का निजाम रखती है।
पीयर रिव्यू का मतलब है इसी फील्ड के दूसरे माहिरीन तहकीक को जांचते हैं। वो देखते हैं कि कहीं डेटा गलत तो नहीं, एनालिसिस में बायस तो नहीं, या कंक्लूजन हद से आगे तो नहीं गया। पीयर रिव्यू साइंस को इंडिविजुअल मिस्टेक से बचाता है और नॉलेज को कलेक्टिव विजडम बनाता है। लेकिन गलती हमेशा जानबूझकर नहीं होती, कभी गलती अंदर से आती है। बायस इस रुझान को कहते हैं जब कोई साइंसदान जानबूझकर या अनजाने में नतीजे को एक खास सिमत में मोड़ दे। बायस आदादोशुमार में भी हो सकता है, सवाल चुनने में भी और नतीजा अख्स करने में भी। साइंस बायस को मुकम्मल खत्म नहीं कर सकती, लेकिन उसे कम जरूर करती है। कंट्रोल्स, ब्लाइंड स्टडीज और पीयर रिव्यू, ये सब बायस के खिलाफ साइंस के हिफाजती हथियार हैं। और यहां हम साइंस के सबसे बुनियादी उसूल तक पहुंचते हैं। फॉल्सिफायबिलिटी। साइंस का एक बुनियादी उसूल है फॉल्सिफायबिलिटी, यानी कोई भी दावा उस वक्त तक साइंटिफिक नहीं होता जब तक उसे गलत साबित किया जा सके। अगर कोई बात ऐसी हो जिसे ना आजमाया जा सके और ना रद्द किया जा सके, तो वो साइंस के दायरे से बाहर होती है। साइंस ऐसे दावों को कबूल करती है जो चैलेंज के लिए खुले हों। यही वजह है कि साइंस खुद को हमेशा खतरे में रखती है, गलत साबित होने के खतरे में, और यही उसकी ताकत है। साइंटिफिक मेथड। ये तमाम इस्तिलाहात जिस निज़ाम में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसी को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड कोई सख्त फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक थिंकिंग सिस्टम है। ये सवाल से शुरू होता है, सबूत पर चलता है और सेल्फ करेक्शन पर कभी खत्म नहीं होता। साइंस कभी ये नहीं कहती कि अब सब कुछ मालूम हो गया। साइंस हमेशा यही कहती है, अभी मजीद सीखना बाकी है। और शायद यही वजह है कि साइंस सिर्फ इल्म नहीं, बल्कि आजिज़ी भी सिखाती है। ये था साइंस के तरीक़ेकार का एक मुकम्मल और मरबूत जायजा, जिसमें हमने देखा कि साइंस सिर्फ तजुर्बात का नाम नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म और खुद को दुरुस्त करने वाला तरीक़ा फ़िक्र है। अगले एपिसोड में हम इसी बुनियाद पर साइंस और कुरान को एक दूसरे के मुकाबिल रखने के बजाय उनके दरमियान मौजूद फ़र्क को भी समझेंगे और उनके बाहमी ताल्लुक़ और मुमकिना हम आहंगी पर भी गौर करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ दोनों के दायरे अलग हैं और कहाँ उनके दरमियान फ़हम और रहनुमाई का रिश्ता बनता है। तब तक सोच को खुला रखिए, सवाल को जिंदा रखिए और इल्म को दयानतदारी के साथ समझने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।